964। तो आपके पास एक एवरेज रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज। और उस एवरेज रेट को मल्टीप्लाई करें उस अमाउंट से जिस पे अभी तक आपने टैक्स पे नहीं किया। यस जी, करेक्ट। कह रहे अब्दुलरहमान ने आपकी 18,755 रुपए जो है तारीख की ये टैक्स लाइबिलिटी, ये क्या होगी? टैक्स लाइबिलिटी। अब देखिए टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी तारीख की? 32,796। ये कितने अमाउंट पे थी? 827। इधर समझिएगा बस खत्म करो। 964 इस पे 32,796। इसमें हमने किया कि 4,73,500 रुपए पे कितना टैक्स है? 18,755। और बाकी कितना था? 3,54,464। इस पे कितना टैक्स है? इसमें से ये लेस कर दे, आपके पास वो वाला टैक्स आ गया। सही है। तो ये जहां पे दो जगहों पे चेंजेस की, एक जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें एओपी का तो डबल अंडरलाइन नहीं करेंगे, टैक्स लायबिलिटी लेस करके कौन सा डिविजिबल इनकम कैलकुलेट करना है। अगर आगे आपसे पार्टनर्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिक्वायर्ड हो के पार्टनर्स की अलग से भी बता दे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे आखिर में ऐड करना है, साथ में लिखना है फॉर रेट पर्पस। ठीक है। टैक्स आपको स्लैब पता चल गया कि मैं इस स्लैब में फॉल कर रहा हूं, उस पे टैक्स कैलकुलेट करें, उस टैक्स को एवरेज निकाल के जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं दिया उससे मल्टीप्लाई करें, जो अमाउंट आ गया वो उस इंडिविजुअल पार्टनर की टैक्स करें। आसान था हाँ। इसी तरह अब हामिद रह गया तो हामिद की इंडिविजुअल बताता हूं। हामिद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या है? स्पेकुलेशन लॉस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार है, दोनों नहीं आ रहे। इनकम टैक्स रिफंड आप प्रीवियस ईयर है ये भी नहीं है। हामिद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में न कोई टैक्सेबल इनकम है न कोई टैक्स लायबिलिटी। ज़कात टैक्सेबल इनकम होगी तो ज़कात लेस करेंगे। अच्छा हाँ, रिटर्न नील फाइल करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा इधर सुनिएगा, जो डिविडेंड का वो एओपी कहता है कि किसी पार्टनर का डिविडेंड है एओपी का ना, तो जब ए वाला रिक्वायरमेंट यहाँ पे खत्म हो गया ना तो आपने इधर लिखना है एफटीआर स्टेटमेंट। क्या लिखना है? डिविडेंड इनकम 2,50,000, टैक्स ऑन डिविडेंड एट द रेट 15% वो सामने एओपी में रिक्वायरमेंट ए में शेयर ऑफ प्रॉफिट बी से पहले उसके नीचे लिखनी है डिविडेंड का। हाँ नहीं, इंडिविजुअल में नहीं आता। इंडिविजुअल में हिस्सा मिलता है लेकिन वो हम इधर वो एफटीआर स्टेटमेंट है, हिस्सा मिलेगा उसमें से, ठीक है, लेकिन इधर हम उसमें ऐड नहीं करेंगे उसका जो टैक्स, क्योंकि वो डायरेक्ट डिडक्ट हो गया है ना, उनको साफ सुथरे पैसे मिल जाएंगे, वो टैक्स गवर्नमेंट को चला गया। क्लियर? यस यस नोट बहुत फास्ट इधर पड़े हुए नोट मैं फिर नोट करें, मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक मसला आ रहा है पहले पॉइंट में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक एडजस्टमेंट है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन्होंने एग्जम्पशन दी हुई है, इधर सुनिएगा मेरी बात। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है एओपी की, लेकिन ये आईकेप का सॉल्यूशन है और आईकेप के सॉल्यूशन में इन्होंने एग्जम्पशन दी है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने तीनों पार्टनर्स को को-ओनर्स कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट कहीं पे भी एओपी पे नहीं आएगा। जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करोगे तो उधर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करोगे और हर एक पार्टनर का अपना अपना हिस्सा निकालोगे। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्जम्पशन पे किया गया कि इसमें को ओनरशिप है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो मैं नोट्स के साथ सेंड कर दूंगा। ठीक है।
आपका अभी सिर्फ मेरी तरफ रह गया असेसमेंट, अपील्स एंड ठीक है। डेफिनेशन वाले नोट्स पे डेफिनेशन वाले नोट्स, असेसमेंट, अपील्स एंड रिटर्न, बाकी सारे नोट्स मेरी तरफ से आपको मिल गए। एओपी के नोट्स भी रह गए, थ्योरेटिकल नोट्स रह गए, एक पेज के नोट्स रह गए, इतने नहीं, वो भी आज आप शाम को इंशाल्लाह ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। अली भाई भी आपको सेंड कर देंगे जो मैनेजमेंट है, उनको भी मैं दे दूंगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। फिर आप देख लें 1-2 दिनों में सारी चीजें कंक्लूड करके जब लेक्चर्स मिल जाए तो उमर आपने मुझे फिर स्पेशली बताना है, कॉल करनी है कि सर सारी चीजें कंप्लीट हो, जो चीजें रह गई मेरी तरफ पढ़ाने का वो सिर्फ असेसमेंट, अपील और हाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस के पास में। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में थोड़ी सी बात कर सुनिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, वो तो हम नहीं करें। न्यूमेरिकल में भी 2 तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, एक ये वाला तरीका होता है नेट प्रॉफिट से शुरू करना होता है, एक दूसरे वाला रिवेन्यू या सेल से शुरू करना है। इसमें रिवर्स चलना है, इस वाले तरीके रिवेन्यू में सीधा सीधा चलना है, प्रोविजन याद करने हैं, लेस करना है नहीं करना, ऐड करना है नहीं करना, ये चीजें सीधे वाले। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस के वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने करना है कैपिटल गेन्स का सोच के याद करना है। कैपिटल गेन में आपको गिवन होगा डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सा? पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी? तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, याद है ना। एक आपको देगा डिस्पोजल ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, तो डिप्रिसिएबल एसेट का वर्ड जब यूज हो ना, डिप्रिसिएबल इमूवेबल प्रॉपर्टी या बिल्डिंग वगैरह जो देगा ना, लैंड तो नहीं देगा, बिल्डिंग वगैरह। तो जब डिप्रिसिएबल का वर्ड गिवन हो या फिर डिप्रिसिएशन की डेट गिवन, कॉस्ट गिवन हो, डब्ल्यूडीपी गिवन हो, टैक्स डिप्रिसिएशन गिवन हो, तो समझ लें ऑटोमेटिकली कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, इसका हम बिजनेस में ट्रीट करें। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछे कि कंप्यूट कैपिटल गेन और लॉस, रिक्वायरमेंट पे फोकस करना। रिक्वायरमेंट क्या हो? कंप्यूट कैपिटल गेन और ऊपर डिप्रिसिएबल एसेट गिवन है, तो आपने कहना है नो टैक्स ट्रीटमेंट बिकॉज दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट। समझ में आई बात? सेम वही एडजस्टमेंट ऊपर गिवन है, लेकिन नीचे रिक्वायरमेंट है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस। तो अब आप ऊपर वाली की ट्रीटमेंट करोगे कहां पे? इनकम फ्रॉम। आपसे पूछा कंप्यूट बिजनेस इनकम और लॉस, और ऊपर गिवन है एक एडजस्टमेंट जिसमें लिखा हुआ है डिस्पोजल ऑफ पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप कहोगे नो बिजनेस लॉस और गेन बिकॉज दिस इज अ कैपिटल एसेट नॉट अ बिजनेस एसेट। और नीचे गिवन है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और ऊपर डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कैपिटल गेन। ये समझ आ गई? इस तरह के वो एक टाइप के क्वेश्चन पूछता है बिजनेस में। आपको कहेगा अब्दुर्रहमान के पास गाड़ी थी और गाड़ी बिजनेस में यूज कर रहा था या डिप्रिसिएबल एसेट था, इस टाइम किया था, इस टाइम नहीं किया था, वो हर एक एसेट के लिए अलग अलग प्रोविजंस हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 2-7B में। 7B में समझ में आ रही बात? हम इंटेंजिबल एसेट ले देगा, एक एक एडजस्टमेंट अलग अलग हो। एक होता है सिर्फ बिजनेस का, एक होता है जनरल क्वेश्चन होता है, उसको हम कौन सा क्वेश्चन कहते हैं? जनरल। वो किसी एक का नहीं होता। पहले वाला एडजस्टमेंट होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, दूसरे वाला एडजस्टमेंट होगा कैपिटल गेन्स का, तीसरे वाला होगा बिजनेस का, चौथे वाला होगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम का। इसको जनरल क्वेश्चन कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहते हैं? जनरल। समझ में आई बात? एक होता है डिस्कस और एक होता है कंप्यूट। जब कंप्यूट आपसे मांगे तो आपने फिगर्स में कैलकुलेट करना, जब डिस्कस आपसे मांगे तो आपने अपनी प्यारी प्यारी इंग्लिश में जवाब देना। समझ में आया ना? ट्रीटमेंट बतानी है। क्लियर? तो बिजनेस के पास पेपर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हेड ऑफ इनकम के। अगर न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं करेगा तो ये कंफर्म है 8 से 10 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेस्ट करेगा। फिर बिजनेस में वो डिफिनीशन भी पूछता है, जैसे आपसे पूछ सकता है डिफाइन इंटेंजिबल एसेट, डिफाइन कॉस्ट, डिफाइन सेल प्राइस, जो हमने पढ़े हुए ना, फेयर मार्केट वैल्यू, समझ में आएगा, ये चीजें भी आपसे पूछ सकता है। तो आपके मेरी तरफ जो नोट्स रह गए एओपी के नोट्स, असिस्टेंट अपील्स के और इनकम फ्रॉम बिजनेस के पास पेपर और डिफिनीशन, 4 किस्म के नोट्स आप मेरी तरफ रह गए। फिर एक और बात, जो अदनान रूल्स आपकी बुक के जैसे सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 25, तो ये हमारा 25 की हमारे मैक्सिमम 15 या 16 चैप्टर है, आपको वो पूरे मिल गए। बुक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना, कल से बस पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। आप लोगों का तो कल से शुरू हो जाएगा, आपने सिर्फ असेसमेंट अपील एंड रिटर्न्स पढ़ना है, वो मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर में या एक लेक्चर के 2 पार्ट बना के 25-25, 30-30 मिनट के 2 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह, उसमें वो मैं आपको नोट्स आज रात को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह।